Okay, a very namaste to all of you and I welcome you in the Swami Vivekanand Institute. टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इज़ रिगार्डिंग द रिसर्च मैथडोलॉजी. हम रिसर्च मैथडोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो इम्पॉर्टेंट PYQ है उसको हम देखने वाले हैं. कोशिश करेंगे कि हम अपने स्पीड को थोड़ा फास्ट रखें, यानी कि जैसे हमारी 5 क्वेश्चन होती थी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होती हैं. मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बेसिक्स आइडिया हो गया कि क्या होते हैं रिसर्च के बेसिक्स. अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर सीरीज़ में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो लाने की कोशिश करेंगे. ये हमारा मोटिव है, बट हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और जो इम्पॉर्टेंट बेसिक्स होते हैं वो आपको देते जाए. सो दिस इज़ द ऑल ओवर मोटिव बिहाइंड दिस सीरीज़. और मुझे जहाँ तक याद है लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन, वो अराउंड हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 50 तक. ठीक है, हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया था. फोकस ग्रुप के बारे में हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपसे पूछा था फोकस ग्रुप क्या होता है. फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि ग्राउंडेड थियरी कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने फूको के बारे में आपको डिस्कोर्स थियरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताया था. फिर मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है आज के सीरीज़ से, क्वेश्चन नंबर 53. ठीक है, और आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट बिलो. यहाँ पे आपको एक सूची दी गई हुई है और आपको बताना है कि इंटरनल वैलिडिटी के लिए, ठीक है, आंतरिक वैधता के लिए इनमें से कौन जो है वो थ्रेट हो सकता है. मैंने आपको एक शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बताया था, वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है और क्रेडिबिलिटी क्या होता है. प्लस में मैंने जब बताया था तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जब भी आप वैलिडिटी की बात करोगे तो उसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी. यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे. और उसी तरीके से रिलायबिलिटी में इंटरनल रिलायबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी क्या होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं. तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है. कह क्या रहा है कि आपको इसमें से बताना है इंटरनल वैलिडिटी के लिए कौन सा खतरा हो सकता है, इनमें से कौन जो है खतरों में शामिल है. पहला, इंटरैक्शन ऑफ सिलेक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप क्या करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप सेलेक्ट करो. ठीक है, चयन और स्वतंत्र चर के बीच में इंटरैक्शन की बात की जा रही है, क्या ये खतरा हो सकता है. स्टैटिकल रिग्रेशन की बात की जा रही है, क्या ये खतरा हो सकता है, मतलब सांख्यिकी प्रतिमान खतरा हो सकता है. इंटरैक्शन फॉर प्री टेस्टिंग ऑफ एक्स एंड एक्स. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्री टेक्सटिंग की बात की जा रही है किसी वेरिएबल की, एक्स की. ठीक है, और उसके बीच में इंटरैक्शन की बात की जा रही है. डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप विषय के बीच में विभेदक चयन कर रहे हो, यानी कि आप डिफरेंट वे में चयन कर रहे हो. डिफरेंशियल, उसमें आप कह सकते हो कि बायसनेस इंक्लूड कर रहे हो. ठीक है, बायस्ड होकर के आप चयन कर रहे हो. एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी, ये वर्ड क्या होता है, टॉपिक क्या होता है, मोर्टेलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है थ्रेट हो सकता है इंटरनल वैलिडिटी. सबसे पहले आप ये समझिए कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्लियर हो पाएंगे. ठीक है, तो पहले आप एक बार इसको थोड़ा सा पॉज करके देखिए. ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट वन बाय वन. ठीक है, so just take a pause for a 1 or 2 minute, couple of minute, and then we will try to discuss this question कि हम जब बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी की तो कौन से इसमें थ्रेट हो सकते हैं. ठीक है, यस, मॉर्टेलिटी मैं बताऊंगी. मॉर्टेलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें. डिफरेंशियल सिलेक्शन क्या होता है, आई विल टेल यू. रिग्रेशन, ओके, ठीक है. चलिए हम क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो आपके 2 टाइप्स को देखने को मिलते हैं. वैधता की बात कर रहे हैं कि यानी कि जब भी हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं. ठीक, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, जब हम रिलायबिलिटी की, एक और टर्म आता है आपकी रिलायबिलिटी, उसमें हम देखते हैं कंसिस्टेंसी की बात करते हैं. लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम एक्यूरेसी देखते हैं. ठीक है,
कि आप जो मेजर करना चाहते हो, मेजरमेंट से संबंधित चीज़ें, ठीक है, आप जो मेजर करना चाहते हो क्या वही मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, मापन से संबंधित बात करते हैं। और जब एरर आ जाता है मेजरमेंट करने में तो वो हम क्या कहते हैं कि इट्स नॉट अ वैलिड, ठीक है। अब इसमें भी आप देखोगे दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है इंटरनल, आंतरिक, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटरनल यही होता है कि जब आप बोलते हुए कुछ, आप लिखते हुए कुछ बोलते हो तो आप लिख कुछ और रहे होते हो, बोल कुछ और रहते हो, तो हाथ और दिमाग साथ नहीं देता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी की, ठीक है, जो कि आपके क्या है, आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। अब देखिए ये जो इंटरनल वैलिडिटी होती है ये आपका संबंधित है किससे, क्या कॉजल रिलेशनशिप देखने के बीच में कि क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, और आप कॉज और इफेक्ट को देखते हो, ठीक है, इसमें कौन सा कॉज है, कौन सा प्रभाव है, ये सब चीज़ें आप देखते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल, आंतरिक। लेकिन जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम सैंपल देखते हैं कि क्या जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल निकाला है क्या वो पूरे पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं। तो जब भी हम बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी की, हम कॉज और इफेक्ट के बारे में देखते हैं, और जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, तो हम आउटकम और रिजल्ट की तरफ देखते हैं। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या जो हमारा सैंपल है, क्या जो हमारा सैंपल है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, यानी कि जो हमारी फाइंडिंग आई है क्या वो सच में पूरे पॉपुलेशन को इंगित कर रही है कि नहीं। अब देखिए ये जो इंटरनल वैलिडिटी है, ठीक है, अब इसमें थ्रेट आ सकते हैं, मतलब मेजरमेंट आप कुछ करना चाह रहे हो बट आप कुछ और मेजर कर रहे हो, ये भी क्या होता है, इसमें वैलिडिटी एक्यूरेसी की बात आ जाती है। तो जब हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ खतरे आ सकते हैं, यानी कि आपकी जो इंटरनल वैलिडिटी है वो इनवैलिड भी हो सकती है, ठीक है। और इससे जुड़े खतरे को हम के बारे में आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी खतराएं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म आपने सुना होगा मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी क्या होती है, आपकी मृत्यु से रिलेटेड, या फिर मान लीजिए कि आपने क्या लिया, कोई सैंपल लिया, ठीक है, आपने कोई कॉज एंड इफेक्ट के बारे में आपने बात की, क्योंकि इंटरनल में हम क्या स्टडी करते हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, और उसके आधार पे आपने क्या किया, कुछ सैंपल्स लिया या फिर कुछ आपने स्टडी करना चाहा, कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहा, और अचानक से आपकी जो सैंपल है या फिर जो आपकी सब्जेक्ट है पॉपुलेशन में से जो आपने सब्जेक्ट लिया वो बीच में क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई, या फिर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंटल चीज़ें हो गई, या फिर वो बीच में आपके रिसर्च से हट गया, ड्रॉप आउट हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी, ठीक है, ड्रॉप आउट। दूसरा होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होता है कि आप क्या होते हैं, प्रौढ़ होते हो, ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा ना कि आप नेचुरली क्या होते हो, आपकी सैंपल साइज, अब समय के दौरान आपने जब किसी को सैंपल चुना होगा वो 5 साल का था, लेकिन फॉर एग्जांपल धीरे धीरे आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हो और फिर आप क्या करते हो, एक ही सैंपल को बार बार स्टडी करते हो, तो यहाँ पे आप किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में उस सैंपल को छोड़ देते हो, और अगर आप उससे मैनिपुलेट नहीं करते हो तो देयर इज अ चांसेस टू गेटिंग एरर, और उसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जब नेचुरली होता है तो वहाँ पे भी एरर के चांसेस हो जाते हैं। फिर आपसे पूछा गया है और क्या है, और है आपका, फॉर एग्जांपल लेट्स कम टू द टॉपिक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपकी स्टैटिकल रिग्रेशन हो जाती है। स्टैटिकल रिग्रेशन इन द सेंस कि आपको मापन में क्या हो सकती है, प्रतिमान में आपकी गलती हो सकती है। तो यहाँ पे हम रिग्रेशन की बात करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मापन में आपको दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद आप देखोगे डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें आपकी बायसनेस आ गई, ठीक है, आपने बायसनेस इन्वॉल्व कर ली, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका क्या हो गया, बायसनेस आ गया। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट के वजह से भी क्या हो सकती है, देयर इज अ चांस कि एरर आ जाए। इंस्ट्रूमेंट आपने रिप्लेस कर दिया, हो सकता है लैब ही चेंज हो गया, या फिर हो सकता है कि कुछ एरर ऑलरेडी है, तो देयर इज अ चांसेस टू गेटिंग एरर। इसमें क्या होती है, आपकी
जो रिजल्ट होती है वो वैलिड नहीं होती है। तो ये सब आपके थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी से रिलेटेड। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन द सेंस कि आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो आपकी सैंपल है क्या वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है आपकी ड्रॉवर, ठीक है, ड्रॉवर एरर। ये क्या होता है, इससे रिलेटेड बार बार आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, और इसको कहते हैं फाइल ड्रॉवर मेथड, ठीक है। फाइल ड्रॉवर मेथड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो रिसर्च, मान लीजिए कि आपने जो सैंपल चूज़ किया और आपने कुछ ऐसी चीज़ें ली, यहाँ पे रिसर्चर की बायसनेस देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुडी चीज़ को क्या किया, अपने रिसर्च में इंक्लूड करना चाहा, जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो। तो जब जो चीज़ें आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड आ रहा है, जितने भी रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं वो सब एक ही बात कह रहे हैं, और मान लीजिए कि कोई एक ऐसा रिसर्चर है जो कि कुछ दूसरा बात कह रहा है, तो यहाँ पे आप जो है ना उसकी रिसर्च को आप क्या करते हो, ड्रॉवर में रख देते हो, यानी साइड में रख देते हो, पब्लिश करने से मना कर देते हो। तो यहाँ पे आपकी बायसनेस देखी जाती है। उसी तरीके से सैम्पल्स, जब आप एक रिसर्चर भी होता है वो उसी सैम्पल्स को चुनता है जिसमें उसके रिजल्ट पॉजिटिव वे में दिखाए, नेगेटिव चीज़ों को वो साइड में रख देता है, ड्रॉवर में रख देता है, उसकी बात नहीं करता है। उसी को हम कहते हैं फाइल ड्रॉवर एरर मेथड। इसमें एरर होने के चांसेस होते हैं, वैलिडिटी इसमें आपकी कम देखी जाती है। तो ये थी आपकी वैलिडिटी से संबंधित। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए आपका ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो है, ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इंटरैक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में इंटरैक्शन देखने की कोशिश को तो आप क्या कहते हो, इंडिपेंडेंट, आप वैलिडिटी कहते हो, वैलिड रिजल्ट आपका आता है। आपने कैजुअलिटी देखा, उसी को तो हम कहते हैं स्टैटिकल रिग्रेशन। आपको मापन से संबंधित क्या होगा, प्रतिगमन आता है, तो वो क्या हो सकता है, देयर इज अ चांसेस टू गेटिंग एरर। फिर उसके बाद इंटरैक्शन ऑफ, ये क्या है, वेट, प्री टेस्टिंग ऑफ एक्स। आपने क्या किया, फिर से टेस्ट करके उसके बीच में इंटरैक्शन ढूंढने की कोशिश की, तो आपको उसकी यही तो क्या है, यही आपको शो कर रहा है इंटरनल वैलिडिटी की तरफ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। आप देख कुछ और रहे हो बट आपने उसको अपने बायसनेस के आधार पे सेलेक्ट किया, तो सिलेक्शन में भी क्या हो सकता है, देयर इज अ चांसेस टू गेटिंग एरर। तो ये थ्रेट हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल मॉर्टिलिटी, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है बीच में ड्रॉप आउट कर जाए, बीच में उसकी डेथ हो जाए, सो देयर इज अ चांसेस टू गेटिंग एरर। तो आपका ए डी ई, ठीक है, वेट, ए तो सही है, इंटरैक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टैटिकल रिग्रेशन क्या होगा, बी डी ई। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इंटरैक्शन होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटरैक्शन ऑफ प्री टेस्टिंग ऑफ एक्स, ये दोनों क्या है, इट्स अ वैलिड थिंग, जो कि हम क्या देखते हैं, इंटरनल वैलिडिटी में देखते हैं। लेकिन क्या नहीं चाहिए, डी और ई नहीं चाहिए, ठीक है, डी और ई, डी और ई, डी और ई, बट इसके साथ सी है, सी तो चाहिए, बी, बी डी ई, यानी कि आपका वन इज द करेक्ट वन। ये क्या है, ये सारी चीज़ें थ्रेट हो सकती हैं जब भी हम बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कह रहा है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है सोशल साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू ए वर्सिटन ट्रेडिशन डू नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर इन अ मैकेनिस्टिक टर्म, ठीक है। यानी कि जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर स्कूल की, जिसका नाम क्या दे रखा है, वर्सिटन स्कूल, ठीक है, ओके, ये वर्सिट, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, बिकॉज आई थिंक इट्स अ जर्मन टर्म और लैटिन टर्म, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये अगर मान लीजिए कि कोई सोशल साइंस रिसर्चर, ठीक है, वो वर्सिटन स्कूल ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो क्या करेगा, किसी भी चीज़ को डू नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानवीय व्यवहार को वो क्या करेगा, कह रहा है कि अगर मान लीजिए वर्सिटन परंपरा से संबंधित सामाजिक वैज्ञानिक, ठीक है, शब्दों से मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है,
दूसरा कह रहा है इट इज असर्टेड दैट द मेन एम ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च इज टू प्रमोट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। सोशल साइंस में मेन एम क्या रहता है कि आप क्या करो, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करो। और ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज द ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज अ फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बस स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या होते हैं ये स्कूल, कैसे ये सोशल साइंस के रिसर्च को इम्पैक्ट करते हैं, वी विल डिस्कस दिस, बट फर्स्ट ट्राई एंड एनालाइज दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए जब हम ये स्कूल की बात करते हैं ना, ये स्कूल के बारे में आप समझिए, ये स्कूल क्या है, यही है ना वर्सिटन स्कूल। एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लेना। ये जो वर्ड है इट्स अ जर्मन टर्म, ठीक है, और ये सोशोलॉजी की एक टर्म है, सोशोलॉजी सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है, सोशोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब यही है कि आप क्या करते हो, किसी की अंडरस्टैंडिंग, किसी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक्टर की कोई भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के परिप्रेक्ष्य में देखते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हो, आप लैटिन अमेरिका के किसी भी लीडर्स के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, अफ्रीका के बारे में स्टडी कर रहे हो, लैटिन अमेरिका के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो आप उसको अपने हिसाब से नहीं देखोगे कि मैं अगर वहाँ पे रहता तो क्या करता, मैं एज ए इंडियन अगर वहाँ पे रहता तो मैं क्या करता। आप क्या करते हो, आप उसी के दृश्य से उसकी एक्शन को समझने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, तो आप उसके, कहते हैं ना कि आपको किसी का दर्द तब पता चलता है जब आप उसके जूते में घुस के आप प्रॉब्लम को देखते हो, ठीक है। किसी ने मर्डर क्यों किया होगा, किसी ने आत्महत्या क्यों किया होगा, ये सब चीज़ें तभी आपको समझ में आती है जब आप उसके स्तर पे जाकर के प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो। बट अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। तो सोशोलॉजिकल स्टडी वर्सिटन स्कूल भी यही कहता है कि हमें क्या करना है, दूसरे की प्रॉब्लम दूसरे के नज़रिए से समझने की जरूरत है, अपनी अंडरस्टैंडिंग घुसाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह के जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, व्यक्तिपरक सोच के बारे में बात करते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग से दूर रहते हैं, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग को क्रिटिसाइज करते हैं। आपका क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट सी दिस क्वेश्चन, कह रहा है कि सोशल साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू अ वर्सिटन ट्रेडिशन डू नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ प्रोडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर इन मैकेनिस्टिक टर्म। मैकेनिस्टिक टर्म से हमें नहीं समझना है, हमें उसके इंडिविजुअल के फीलिंग्स के अनुसार समझना है। मैकेनिस्टिक जब करते हैं तो ये कैसे हो जाती है, ये ऑब्जेक्टिव बात करती है, ये फैक्ट्स की बात करते हैं, और ये फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव से दूर रहते हैं, ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम मैं आपके लेंस से समझूंगा। तो ऑफकोर्स ये तो बात सही है कि डू नॉट करते हैं, डू नॉट एक्सेप्ट द मैकेनिस्टिक टर्म, ये सब्जेक्टिव टर्म की बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज asserted that the main aim of the social research is to promote human understanding, कि हम क्या करते हैं, सोशल साइंस में ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, मानव के व्यवहार को, उसकी जो सोच है उसको समझने की हम कोशिश कर देते हैं। तो ऑफकोर्स क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू, है ना, ये दोनों सही है क्योंकि सोशल साइंस में तो हम यही करते हैं। उसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है द लिस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये तो मैंने करवाया है, अभी जस्ट करवाया है, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं असर्शन और रीजनिंग में। असर्शन ये कह रहा है कि इन द केस स्टडी मेथड, देखिए केस स्टडी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। केस स्टडी मेथड में हम क्या करते हैं, द रिसर्चर कलेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, किसी एक लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को चुन करके उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। फाइंडिंग बेस्ड अपॉन द केस स्टडी कैन बी यूज टू डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस क्वेश्चन फॉर सब्सिक्वेंट स्टडी, यानी कि आप जो केस स्टडीज में जो शोध पे आधारित निष्कर्ष होता है, जो हाइपोथेसिस रहता है, और उस हाइपोथेसिस को आप क्या करते हो, बाद के जो अध्ययन होता है
ठीक है, उसकी परिकल्पना को विकसित करने के लिए आप यूज़ करते हो। बट ये क्या कह रहा है, ये कारण पूछ रहा है और ये दावा है, तो क्योंकि यहाँ पे लगा करके आप स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे ही असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों स्टेटमेंट केस स्टडी के हैं, ठीक है, आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है कि नहीं। अगर इंडिविजुअली सही है तब आप उसमें बिकॉज लगा करके उसको चेक कीजिएगा, तभी ये क्या होगा, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताएगा। सो जस्ट ट्राई इट and then we will discuss this. Okay, case study, हाँ चलिए देखिए, केस स्टडी के बारे में पूछ रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आप डिटेल में स्टडी करते हो। पर्टिकुलर इवेंट हो गया, टॉपिक हो गया, पर्सनालिटी हो गया, इसके बारे में आप गहराई से अध्ययन करते हो, वो क्या हो गया, वो है आपकी केस स्टडी। अब ये केस स्टडी क्या होता है, इट्स अ डिटेल्ड स्टडी, ठीक है, ये डिटेल्ड स्टडी है और उसके आधार पे आप क्या करते हो, आगे देखते हो कि क्या ये चीज़ें लार्ज चीज़ों पे अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक छोटे से कंट्री के बारे में स्टडी किया, भूटान के बारे में स्टडी किया, ठीक है, और फिर आप ये सोच रहे हो क्या हम इसको बाकी सारे कंट्री पे जो कि छोटे हैं, इसी स्मॉल स्केल के हैं, जो कि माउंटेन से गिरा है, क्या उन सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आपने एक पर्टिकुलर घटना के बारे में, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक जेनोसाइड के बारे में स्टडी किया और उसके आधार पे पूरे जेनोसाइड के बारे में आप समझना चाहते हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, केस स्टडी। अब ये जो केस स्टडी है, जो कि आपके एग्जाम क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है इन अ केस स्टडी मेथड द रिसर्चर कलेक्टेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऑफकोर्स आप छोटे से चीज़ को लेकर के आप डिटेल्ड स्टडी करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, केस स्टडी। सही है। कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि फाइंडिंग बेस्ड अपॉन केस स्टडी, जो भी हमारी रिजल्ट आती है केस स्टडी से, उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज टू डेवलप्ड रिसर्च हाइपोथेसिस क्वेश्चन फॉर अ सब्सिक्वेंट स्टडी। बाद के स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के लिए उससे हम कोशिश करते हैं कि क्या ये भूटान पे अप्लाई हो रहा है तो बाकी पे भी अप्लाई होगा, तो ये भी सही है। तो अब ये पूछ रहा है, अब इसमें हम लोग को रीजन देखना है। सो नाउ लेट्स रीड इट टुगेदर बाय पुटिंग द रीजन बिकॉज देयरफॉर, ठीक है, क्योंकि लगा करके, हिंदी वाले मीडियम बच्चे क्योंकि लगा करके आप चेक करेंगे। तो केस स्टडी हम क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं किसी लिमिटेड और पर्टिकुलर नंबर को लेकर के, क्योंकि फाइंडिंग जो होता है केस स्टडी कैन बी यूज्ड, किया जा सकता है लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप खुद देखिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिटेड स्टडी की बात की जा रही है, वहाँ पे हम करते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या करते हैं, लार्ज की बात कर रहे हैं। दोनों आपको नहीं लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिटेड की बात कर रहा है और यहाँ पे जनरलाइजेशन की बात किया जा रहा है कि हम उसको अलग फिर उसके बाद की स्टडी के लिए करते हैं। तो ऑफकोर्स बोथ स्टेटमेंट इज इंडिविजुअली करेक्ट, बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट रीजन ऑफ फर्स्ट वन, क्योंकि पहले में क्या कह रहा है कि हम लिमिटेड स्टडी करते हैं। लिमिटेड स्टडी, डेटेड स्टडी क्यों करते हैं, अगर ये रीज़न यहाँ पे देता तो सही है, बट ये तो कुछ और कह रहा है कि हम क्या करते हैं, जो भी फाइंडिंग आता है उसे एक नया हाइपोथेसिस बताते हैं, तो वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो जनरलाइजेशन की बात कर रही है। तो इट्स अ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट रीजन फॉर असर्शन ए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम। मैंने अभी आपको जस्ट बताया फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम क्या होता है, फाइल ड्रॉवर मेथड क्या होता है, और इससे रिलेटेड यकीन मानिए बार बार क्वेश्चन आता है रिसर्च में कि द टर्म फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम इज रिलेटेड, किससे संबंधित है ये, केस हिस्ट्री से, इथनोग्राफी से, एक्सपेरिमेंटन से, या मेटा एनालिसिस से। हिंदी मीडियम वाले बच्चे केस इतिहास, नृवंश विज्ञान, प्रयोग और मेटा विश्लेषण, इसके बारे में मैं बताऊंगी। पहले आप, मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम्स क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्या बात करती है और ये किस चीज़ से संबंधित है, मैंने आपको जस्ट बताया। जस्ट ट्राई टू गेस इट।
कि जब हम बात करते हैं तो ये क्या है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू से संबंधित, ठीक है, एक चीज़ आप याद रखोगे कि देखिए जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लिटरेचर रिव्यू, जिसको हम कहते हैं नैरेटिव रिव्यू, ठीक है, नैरेटिव रिव्यू। दूसरा जो चरण आता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है, दूसरा जो चरण आता है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है, यानी कि सिस्टम से हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और जो तीसरा टर्म आता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटा नैरेटिव, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। मेटा नैरेटिव यानी कि आप क्या करते हो, विश्लेषण करते हो, ठीक है। देखिए जब हम नैरेटिव रिव्यू की बात करते हैं, लिटरेचर रिव्यू का पहला चरण, ये क्या है, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल आइडिया है जो कि हर इंसान क्या करता है, जब भी आप रिसर्च करने जाओगे तो ऑफकोर्स आप लिटरेचर की स्टडी करोगे, और वो जो लिटरेचर होगा वो आपका जो मन करेगा आप उसके हिसाब से पिक करोगे कि मुझे ये बुक अच्छा लगा तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ये बुक मेरे टॉपिक से रिलेटेड है मैं इसको पढ़ लेता हूँ। तो आप क्या करते हो, अपने मन के हिसाब से आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो। तो ये एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ स्टडी है, जो टॉपिक और जो लिटरेचर आप चुनते हो वो रिसर्चर के इंटरेस्ट पे बेस होता है। आप जैसा मन चाहो वैसा लिटरेचर चूज करो और उसके हिसाब से आप गैप फाइंडिंग करो और आप कंडक्ट करो। ये है आपकी ट्रेडिशनल विधि। बट कोशिश ये की गई कि लिटरेचर रिव्यू भी क्या हो, एक साइंटिफिक तरीका हो। अब ऐसा नहीं हो कि आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, रिसर्च को मोल्ड कर रहे हो। अगर आप कोई लिटरेचर पिक कर रहे हो, देयर इज सम लॉजिक, देयर इज सम आइडियाज बिहाइंड दैट। तो जब हम सिस्टमैटिक रिव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम लिटरेचर चूज करेंगे, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप क्या करते हो, क्वेश्चन और प्रॉब्लम को डिसाइड करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, लिटरेचर चूज करते हो। अब ये जो लिटरेचर है उसके बीच में आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, ठीक है, और कंपेयर कर करके जो जो फैक्टर्स होते हैं उसको इंक्लूड और एक्सक्लूड करते हो, ठीक है, इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हो, और जो जो आता है वो आप उसके हिसाब से आप मेंशन करते हो। ये यहाँ तक आ गई। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों प्रोसेस हैं, ये क्या है, क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है, ये आपकी गुणात्मक लिटरेचर के अंदर आ जाती है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो जो आपको समझ में आया, फिर उसके बाद इसको और थोड़ी सी क्या की गई, साइंटिफिक बनाने की कोशिश की, और उसी को हम क्या कहते हैं, मेटा नैरेटिव। ये जो मेटा नैरेटिव क्या होता है, ये जनरली एकदम साइंटिफिक होता है, स्टैटिक्स पे आधारित होता है, ठीक है, स्टैटिकल बेस होता है, स्टैटिक्स टूल्स इन सब के पे आधारित होता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। क्वांटिटेटिव इन नेचर इन द सेंस कि जो भी आप लिटरेचर चूज करोगे वो क्या होगा, सिमिलर लिटरेचर होगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ और कह रहा है, दूसरा लिटरेचर कुछ और कह रहा है। जब आप डिफरेंट लिटरेचर लिखते हो दैट विल बिकम सिस्टमैटिक। लेकिन जब आप सिमिलर लिटरेचर लिखते हो, मतलब एक सब जो लिटरेचर है वो एक ही दिशा में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, वो आता है आपकी मेटा नैरेटिव में। तो यहाँ पे आप सिमिलर लिटरेचर लेने की बात करते हो, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ वेरिएबल, और फिर उसके बाद आप रिपोर्ट लिखते हो कि मैंने ये मेरी जो लिटरेचर है वो ये आई। तो जब हम बात करते हैं फाइल ड्रॉवर मेथड की, जो फाइल ड्रॉवर मेथड जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइल ड्रॉवर मेथड किससे संबंधित है। ऑप्शन में दे रखे हैं इथनोग्राफी से संबंधित है, और फिर ऑप्शन में दे रखे हैं ये जो फाइल ड्रॉवर मेथड है ये कहाँ से संबंधित है, ये आपके मेटा नैरेटिव से संबंधित है। ये जो आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात कर रहे हो ये यहीं पे करते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, जो सैंपल है उसको इंक्लूड कर दोगे या फिर जो सैंपल है उसको एक्सक्लूड कर दोगे। तो ये कहाँ से संबंधित है, ये आपके मेटा नैरेटिव से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था। लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसर्च के दौरान व्हेन वी, ये था क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन कौन था, हाँ, द टर्म फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम। जब हम फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, क्या ये केस हिस्ट्री से संबंधित है, नहीं,
ये इथनोग्राफी से संबंधित है। मैंने आपको बताया था इथनोग्राफी मतलब क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर कल्चर के, किसी पर्टिकुलर ट्राइब्स के कल्चर, उनकी रहन सहन, खान पान, इन सब की बात करते हो तो वो आपकी इथनोग्राफिक में आता है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आप मैनिपुलेट करते हो एक कंट्रोल सिचुएशन में, और यहाँ पे आप देखते हो कि रैंडमाइजेशन की जाती है और ये कंट्रोल सिचुएशन में होता है। लेकिन जब मेटा एनालिसिस होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम देखी जाती है। कुछ फैक्टर्स को आप एक्सपोज कर सकते हो, कुछ को एक्सक्लूड कर सकते हो, कुछ को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो जब हम फाइल ड्रॉवर की प्रॉब्लम की बात करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है, मेटा नैरेटिव क्या होता है, नैरेटिव रिव्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको जस्ट बताई। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड अंडर द एम्बिट ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें और भी रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन जस्ट कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।